हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ जेएस लवर्स। कुछ हफ्ते पहले मैंने ट्वीट किया था कि कोई टॉपिक जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए एंड आई गॉट द रिस्पॉन्स हाउ टू राइट मेंटेनेबल सीएसएस कोड इन अ बिग प्रोजेक्ट। आई लव दिस टॉपिक एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। वाई आई लव दिस टॉपिक? क्योंकि हम डेवलपर्स जिस डायनेमिक इन्वायरमेंट में अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सीएसएस को भूल जाते हैं। हमारा मेजर फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ जेएस और उसके फैंसी फ्रेमवर्क्स पे और लाइब्रेरीज पे। बट सबसे बेस चीज़ है हमारे यूआई की, दैट फर्स्ट थिंग विच यूज़र इज़ गोइंग टू लुक इज़ योर लुक एंड फील। अगर आपकी लुक एंड फील ही सही नहीं होगी तो आपने कितना भी क्लीन और फैंसी कोड फ्रेमवर्क्स यूज़ करे हैं बिहाइंड द सीन्स फॉर जेएस, इट डजेंट मैटर। जब आपको लुक एंड फील पे काम करना होता है, जब अपनी सीएसएस पे काम करना होता है, हम वहाँ पे भी इग्नोर कर देते हैं कि हम कैसी सीएसएस लिख रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी डेवलपर्स को बेसिकली स्ट्रगल करते हुए देखा है सीएसएस लिखने में और मेंटेनेबल और स्केलेबल सीएसएस लिखने में। ट्रस्ट मी, जितनी आप इम्पॉर्टेंस अपने जेएस इकोसिस्टम को देते हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंस आपको अपनी सीएसएस को भी देनी चाहिए। तो आज की वीडियो है इसी बात पे कि हम कैसे मेंटेनेबल सीएसएस कोड लिखें। अब शुरू करने से पहले बात करते हैं कि कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि सीएसएस के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास सैस है, टेलविंड है, स्टाइल कंपोनेंट्स है, सीएसएस मॉड्यूल्स है, इमोशंस है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन कौन सा आपके लिए सही है ये बहुत डिपेंड करता है। तो जब भी आपको एक सॉल्यूशन पिक करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो आप सॉल्यूशन पिक करने वाले हो उसका कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है, लर्निंग कर्व कैसा है, हाउ सून यू कैन ऑनबोर्ड दैट योर प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसका ओएस एंड ब्राउज़र सपोर्ट कैसा है, क्या वो स्केलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अभी आपने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाया और आपको कल उसे एंगुलर पे भी मूव करना है, तो क्या वो सीएसएस का कोड जो भी आपने सॉल्यूशन पिक किया वो कितनी ईजिली उसमें जाके मूव हो सकता है, क्या एंगुलर का सपोर्ट है या नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं। इस वीडियो के लिए मैं सैस पिक करूँगी। वाई सैस? क्योंकि सैस हर किसी के साथ चला जाता है। नो मैटर आपने कौन सा भी जेएस का इकोसिस्टम में कोई भी आप जेएस का उठा लीजिए फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, सैस हर किसी के साथ जाता है। सीएसएस तो आपका वेनिला है ही। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सैस को कैसे आप मेंटेन लिख सकते हैं, वही चीज़ें आप अपनी सीएसएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मैं हाईलाइट करूँगी कौन सी चीज़ें सीएसएस में नहीं हो सकती। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज़ कि और कौन सा प्री वर्क है जो आपको करना चाहिए जब आप अपना सीएसएस कोड लिखा है। तो सैस अगर आप पिक करते हैं तो सैस का सबसे पॉपुलर पैटर्न है 7-in-1, ये वाला। मैं भी यही यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ द फोक्स इन इंडस्ट्री यूज़ दिस ओनली। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे चेंजेस करती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बना रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा सारे फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो मेरा एक पेज का है, कंपोनेंट का है, लेआउट का है, पेजेस का, यूटिल्स का है, वेंडर का, स्टाइल डॉट सेल्स रूट पर है। पहली चीज़, आप जब भी मेंटेनेबल कोड की बात करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। बहुत ही क्लियरली सेग्रीगेशन होना चाहिए। एज एन आर्किटेक्ट जब मैं कोड का डिज़ाइन सॉल्यूशन डिज़ाइन करती हूँ, मेरा सबसे पहला ही ये होता है कि हाउ ईज़िली एक डेवलपर एक पर्टिकुलर फाइल ढूंढ पाएगा मेरे इस कोड बेस में। अगर मैं अपने डेवलपर को बोलती हूँ कि तुम्हें होम पेज पे चेंजेस करने हैं, तो दैट डेवलपर विल कम एंड बिकॉज मैंने कहा होम पेज, तो दैट पर्सन विल से अच्छा पेजेस के अंदर होम पेज। सो दिस इज़ हाउ ईजी आई एम मेकिंग माई डेवलपर्स लाइफ ईजी। सो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब आप ऐसे अपने ये फोल्डर्स बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आपकी फाइल्स के नाम हैं वो भी बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी नाम लिख रहे हैं, बहुत ही क्लियरली होना चाहिए सो दैट योर फेलो डेवलपर्स कैन अंडरस्टैंड। अगर कल आप प्रोजेक्ट में नहीं हो या आपका प्रोजेक्ट सपोर्ट में चला जाता है तो कंपोनेंट्स के अंदर सिर्फ 3 फाइल नहीं होंगी, शायद वहाँ पे 10, 20, 30 फाइल होंगी। तो उसमें ये जो नेमिंग कन्वेंशन है आपको बहुत हेल्पफुल होगा।
तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका फाइल फोल्डर नेमिंग एंड सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फॉलो द सेम व्हाट आई जस्ट शोड यू इन 7-in-1। सिर्फ एक चेंज मैं करती हूँ, मैं लेआउट के अंदर हाई लेवल लेआउट का रखती हूँ। मीन्स अगर मैं कोड सैंडबॉक्स का एग्जांपल लेती हूँ तो कोड सैंडबॉक्स का जो मेन रैपर है उसका जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जाएंगी, और फिर 1 कॉलम है 2 कॉलम है वो सब। और पेजेस के अंदर मैं जब पेजेस को असेंबल करती हूँ, होम पेज को या अबाउट को, उस टाइम जो मुझे एक्स्ट्रा CSS लिखनी होगी वो यहाँ पे जाती है। बट लेआउट मेरा हमेशा सिर्फ एक फाइल का होता है, मैं इनको ब्रेक नहीं करती हूँ। अगर आप 7-in-1 में देखेंगे तो इन्होंने लेआउट के अंदर ये ऐसे ब्रेक कर रखा है। आई डोंट डू दिस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ द ओनली चेंज विच आई डू। अब बात करते हैं मेंटेनेबल कोड। मेंटेनेबल कोड के लिए सबसे पहले आपको कुछ प्री वर्क करना होता है। प्री वर्क का मतलब होता है जब आपके UX आपको हैंड ओवर दे रहे हैं, आपको उनको रिव्यू करना होगा या उनसे स्टाइल गाइड की रिक्वेस्ट कीजिए। स्टाइल गाइड क्या होता है? स्टाइल गाइड के अंदर उनकी पूरी समरी दे रखी होती है, कौन से फॉन्ट साइजेस हैं, हेडिंग्स के क्या क्या फॉन्ट साइजेस हैं, स्केल्स क्या हैं, कलर्स क्या हैं, स्पेसिंग रेंज क्या है, वो सब। वो आपकी बाइबल बन जाती है, क्योंकि अब टेस्टर भी उसी से टेस्ट करेगा और आप भी उसी से डेवलपमेंट करेंगे। प्लस अगर वो आपको स्टाइल गाइड नहीं दे रहे हैं तो गो इन द डिज़ाइंस एंड रिव्यू इट। चाहे वो आपको वैसे स्टाइल गाइड दे भी रहे हैं तब भी उनको रिव्यू कीजिए टू फाइंड आउट वेयर इज़ द इनकन्सिस्टेंसी। एग्जाम्पल हेडिंग का देते हैं। अगर होम पेज पे एक हेडिंग है और सेम हेडिंग पैटर्न उन्होंने इनर पेजेस में भी कर रखा है, लेकिन उनकी हेडिंग साइज़ और कलर्स में डिफरेंस है, इट मीन्स इट्स अ इनकन्सिस्टेंसी। आप ब्लाइंडली उसको कोड नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। होम पेज की हेडिंग के लिए अलग और अबाउट इनर पेज के हेडिंग्स के लिए अलग। This is an inconsistency. You are introducing a bug in the application plus you are writing an extra code. ये maintainable नहीं है। कल UX डिज़ाइनर तीसरा फॉन्ट साइज लेकर आ जाएगा सेम हेडिंग का, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अपने डिज़ाइनर को बोलिए उसे रेक्टिफाई करवाइए। अब जब आपने ये कंसिस्टेंसी वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, नाउ द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ पुट इट इनटू द वेरिएबल्स। अब सैस के अंदर क्या होता है, सैस के वेरिएबल्स भी हैं और CSS3 के वेरिएबल्स भी हैं। सो आई वुड से जहाँ पे हो सकता है आप नेटिव चीज़ें यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे आप CSS3 के वेरिएबल्स बनाइए। नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस, जब आप इन वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेंगे अक्रॉस योर स्टाइल, दोज वेरिएबल्स विल बी यूज्ड। अगर कल आपका डिज़ाइनर कोई कलर चेंज कर देते हैं तो आपको पूरी फाइल्स में जाके चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वेरिएबल में चेंज करना है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर राइटिंग अ मेंटेनेबल कोड। कल अगर आपको इस फीचर को स्केल करना है, उसकी थीम्स क्रिएट करनी है, तो आपको सिर्फ इन वेरिएबल्स को ही यूज़ करना है, आपको बाकी कोड को कुछ नहीं करना है। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे हमने जो सैस यूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने बोला यार वेरिएबल्स तो CSS में भी है, तो हम यहाँ क्यों हम सैस की बात कर रहे हैं। ओके, फोल्डर्स भी आपके CSS में बन जाते हैं। अब हम इन फाइल्स की बात करते हैं। अगर जब आप इन फाइल्स को यूज़ करेंगे तो आप ऐसे इनको इंपोर्ट करेंगे। अगर आप CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन CSS और SAS में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। SAS में ये इनको कंपाइल करके CSS जनरेट करके यहीं रखेगा, और जो फाइनल CSS आएगी style.css, क्योंकि इसका नाम style.cs है मास्टर फाइल का, वो वाली CSS को आई विल यूज़ इन माई प्रोजेक्ट रेफरेंस, जो मुझे हेड में लिंक डालना होता है। अब CSS में जब आप इंपोर्ट करते हैं इस फाइल्स को, उसमें वो HTTP रिक्वेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली अगर मैं लेट्स एज्यूम कि ये style.css है और ये दोनों फाइल भी CSS है, तो 3 HTTP रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाएंगी टू गेट दी स्टाइल फाइल्स। परफॉर्मेंस हिट होगा बहुत बुरी तरीके से। तो ये वाला फीचर CSS में नहीं है, इसलिए हम इसको SAS में ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग फाइल एंड फोल्डर सेग्रीगेशन से आपका डेवलपर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। आप एक मेंटेनेबल कोड लिख रहे हैं, आपके डेवलपर्स अपने कंपोनेंट की ही CSS को टच कर रहे हैं, बाकी किसी को टच नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने इस फाइल के आगे अंडरस्कोर लगाया है, बट इस फाइल के आगे अंडरस्कोर नहीं है। सो बेसिकली ये है क्या, इसको SAS में बोलते हैं इम्पोर्ट, पार्शियल इम्पोर्ट। अब होता है क्या, जिन फाइल्स के आगे अंडरस्कोर नहीं होता और जब आपका SAS लोडर रन होगा, वो उसी फाइल नेम की सेपरेट CSS फाइल बना देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा होता अंडरस्कोर, अगर मैंने यहाँ पे ये अंडरस्कोर नहीं होता, जब ये रन होता तो ये base.css फाइल क्रिएट करता, लेकिन अभी मैंने इसके आगे अंडरस्कोर कर दिया है,
तो अब इससे क्या होगा, जब यहाँ पे ये मैं इसे इंक्लूड करूँगी, मैं जब यहाँ पे इसको इंक्लूड करूँगी तो इसकी इन तीनों की CSS जनरेट होके इसी पेज पे फाइल पे रहेगी, और एंड में मुझे एक ही फाइल मिल रही होगी style.css। ये वाला फीचर आपका CSS में नहीं है, ये SAS में ही है। और इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, अगेन सेम, आप बहुत ही क्लियर मेंटेनेबल कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे हर फाइल अपना अपना काम कर रहा है। जहाँ पे आपको एक सेपरेट CSS फाइल चाहिए वहाँ पे आप ये अंडरस्कोर हटा देंगे, अदरवाइज़ आपकी CSS एक ही फाइल में जनरेट होकर आपको मिल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एज अ डेवलपर आपको क्या करना होगा, आपको कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही डिसाइड करनी होगी टू राइट ए मेंटेनेबल कोड। वो क्या है कि आपका नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द क्लासेस क्या होगा। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द मोस्ट फेमस वन इज़ BEM या PEM, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड इन द स्टार्टिंग बिग प्रोजेक्ट में कि आपको कौन सा नेमिंग कन्वेंशन ऑफ योर क्लासेस चाहिए। अगर आप वो नहीं देंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हर डेवलपर अपना वे ऑफ क्लास नेम कर रहा होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि शायद एक डेवलपर लिख रहा होगा ऐसे, तो दूसरा डेवलपर लिख रहा होगा ऐसे, तो तीसरा डेवलपर लिख रहा होगा ऐसे, और शायद जो एक डेवलपर होगा वो तो एफर्ट ही नहीं मार रहा होगा, वो ऐसे लिख रहे होंगे। अब आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। सो इसलिए नेमिंग कन्वेंशन सबसे पहले क्लोज करिए कि कौन सा नेमिंग कन्वेंशन आप यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये चीज़। सेकेंड चीज़ है यूनिट्स। जब आप फॉन्ट साइज़, मार्जिन, पैडिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। आपका फॉन्ट का यूनिट कौन सा होना चाहिए, आपका ये स्पेसिंग वाले का यूनिट क्या होना चाहिए। जनरली REM एंड EM में से पिक कर सकते हैं। अगर आप PX यूज़ करें तो ये जो ग्राउंड रूल्स हैं ये आपको सबसे पहले क्लोज करने हैं, सो दैट योर डेवलपर्स कैन फॉलो द सेम थिंग। एंड सेम गोज विद द कलर कोड्स ऑल्सो, कि कलर कोड का क्या होगा, वो आप नेम यूज़ करेंगे, हेक्सा कोड यूज़ करेंगे, RGBA यूज़ करेंगे, वो क्या होगा। तो ये भी आपका ग्राउंड वर्क में जाएगा। फिर आता है, अगर आप अपना लेआउट क्रिएट कर रहे हैं तो आप फ्लेक्स में बनाएंगे, ग्रिड में बनाएंगे, फ्लोट्स में बनाएंगे, कैसे करेंगे वो भी आपको क्लोज करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड वर्क आपका पहली लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले क्लोज हो जाने चाहिए। एंड इट शुड बी द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर ऑन बोर्ड ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो दैट कोई भी डेवलपर जब नया आ रहे हैं वो उसको पढ़े और उसी को फॉलो करके आगे कोड लिखें। मेंटेनेबिलिटी तभी आती है जब आपकी ग्राउंड रूल्स क्लियर हों और हर डेवलपर उसको फॉलो कर रहा हो। सो दिस इज़, यू नीड टू डू इट एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द कोडिंग। अब जब कोडिंग स्टार्ट हो गई है और आपने प्री वर्क कर लिया, ग्राउंड वर्क कर लिया है, वेरिएबल्स के साथ साथ आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन कौन से रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। अब व्हेन आई से कंपोनेंट्स, आपको उन कंपोनेंट्स के अंदर भी रीयूजेबिलिटी देखनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, बटन हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग इज़ नॉट योर कंपोनेंट, बट हेडिंग इज़ गेटिंग यूज्ड एवरीवेयर। हर पेज में यूज़ हो रहा होगा, सबकी स्टाइलिंग सेम होगी। अब हर डेवलपर को क्या उसके लिए अपने ही पेज में कोड लिखने की ज़रूरत है? नहीं। आपको उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए एक एक्सटेंड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सटेंड क्या होता है, ये SAS का एक पार्ट होता है। इसमें आप सारे का सारा कोड लिख दीजिए जो भी है आपका हेडिंग से रिलेटेड। नाउ एवरी डेवलपर कैन रीयूज़ द सेम हेडिंग कोड, उनको अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि शायद उनको कलर चेंज करना पड़ जाए तो वो उस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन अपने ही कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इफ़ आई थिंक आई हैवंट, ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने कार्ड में जाऊँगी, इसी कार्ड में बात करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको बोलूँगी एक्सटेंड हेडिंग, और मैं इसको बोल दूँगी कि कलर जो है वो ऑरेंज है इसका। तो अब क्या होगा कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ विल कम हेयर जैसे आ रही थी। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज़ द कलर ऑरेंज, पिंक की जगह कलर ऑरेंज आ जाएगा। सो सिर्फ ये वाला इसमें चेंज आप कर सकते हैं ऐसे। ये वाला फीचर आपका CSS में नहीं है, ये SAS की प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ से SAS में ही मिलेगी।
आप इससे अब क्या करें, आप एरर्स के जो चांसेस है वो कम कर रहे हैं। आपने कोड एक बार लिखा है, बाकी डेवलपर्स उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम कोड को हर कोई यूज़ कर रहा है तो बग्स आने के चांसेस कम है। कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर रखी है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे आपको पैरामीटर्स भी पास करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बटन, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया है। अब इस बटन में ये है कि बॉर्डर रेडियस चेंज हो रहा है। सो दे आर 2 बॉर्डर रेडियस इन योर एप्लीकेशन, एक है 5px और एक है 10px। सो अब आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारा कोड में आप मिक्सिन में डालिए और आप बॉर्डर रेडियस को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जिस भी डेवलपर को जहाँ पे भी बटन यूज़ करना है 10px के साथ या 5px के साथ, वो इस मिक्सिंग को कॉल करेंगे और बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को पास करेंगे। अगेन आपने एक बार लिखा है, हर कोई यूज़ कर रहा है, कस्टम भी कर दिया है और उनके लिए हेल्पफुल भी है। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग को भी यूज़ करते हैं। तो जब आप अपना प्री वर्क और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उस टाइम ये भी एक्सरसाइज कीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका आप CSS मिक्सिंग और एक्सटेंड से बना सकते हैं। एक बार ही लिख के अपने प्रोजेक्ट में रख लीजिए एंड लेट एवरी डेवलपर यूज़ इट। अब इससे क्या होगा, स्केलेबिलिटी तो है ही, आप देख सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी में ये होगा कि कल अगर आपका डिज़ाइनर कोई चेंजेस कर देते हैं या एक नया बटन इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपको इसी मिक्सिंग में जाके चेंजेस करने होंगे, कहीं और चेंजेस नहीं करने होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर विच यू कैन यूज़। ओके, सो बहुत सारे फीचर्स हैं सैस के। मैं यहाँ पे सैस नहीं सेल आउट कर रही हूँ, मैंने जो आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आप CSS या किसी में भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो कितना रीयूजेबल है और कंसिस्टेंट है, और आप जो काम कर रहे हैं वो हर डेवलपर को करना है कि आप जो कोड लिख रहे हैं वो हर डेवलपर को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। वन मोर थिंग इज़, इस वीडियो के साथ मैंने ये सारी की सारी चीज़ें ब्लॉग में भी लिखती हैं, सो दैट लेटर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस ब्लॉग को रेफ़र कर सकते हैं। वेरी यूज़फुल फॉर यू। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो सब की सब हैं इसमें, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो वापस चलते हैं इस पर वापस। तो अभी हमने इसको थोड़ा जल्दी से रिकैप करते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। कोड शुरू करने से पहले प्री वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, स्टाइल गाइड की डिमांड कीजिए। स्टाइल गाइड के थ्रू वेरिएबल्स को क्रिएट कीजिए। वेरिएबल्स विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर कोड। फोल्डर स्ट्रक्चर एंड फाइल नेम्स सेग्रीगेशन कीजिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। नेम शुड बी वेरी क्लियर ऑफ द फाइल्स। ये 3 चीज़ें सबसे पहले करनी है। उसके बाद ग्राउंड वर्क होगा डेवलपर्स के लिए। क्लासेस नेम के लिए आप क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, यूनिट्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट्स यूज़ कर रहे हैं, ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, वो बात कीजिए। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके अपने प्रोजेक्ट के ऑन बोर्ड डेवलपर ऑन बोर्ड रीडमी में पुट कर दीजिए, सो दैट दे कैन डू इट, दे कैन रीड इट एंड फॉलो इट। उसके बाद वेरिएबल्स अपने वेरिएबल्स में डालिए फाइल में। आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा रीयूजेबल कोड है। उसके लिए आप एक बार कोड लिखिए, एक क्लास कॉमन क्लास बना लीजिए या मिक्सिन बना लीजिए, एक्सटेंड्स बना लीजिए एंड द लेट अदर डेवलपर्स यूज़ इट। सो दिस इज़ हाउ इट यू शुड डू इट। एंड वेन एवर यू आर मेकिंग समथिंग, जैसे मैं करती हूँ, मैं हमेशा 2 क्वेश्चन में हमेशा पूछती हूँ कि अगर कोई नया डेवलपर आएगा, हाउ ईजली दैट डेवलपर कैन सर्च अ पर्टिकुलर फाइल। सेकेंड, अगर द डेवलपर को कोई चेंजेस करने हैं तो मिनिमम फाइल्स को टच करके वो पर्टिकुलर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से अपने डिज़ाइंस अपने सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेट मी नो आपकी क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आप करते हो अपने प्रोजेक्ट में। आई वुड लव टू हियर यू। थैंक यू सो मच। बाय।